Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on near peer. Today we're going to start one of the very important Muslim philosophers और इस पे अक्सर सवाल आता है मुस्लिम philosophers में तकरीबन हर दफ़ा जब भी सवाल आता है तो वो इब्न खल्दून से रिलेटेड आता है और अगर खल्दून पे नहीं आता तो अल फराबी पे कभी कभी आ जाता है जो कि हम दोबारा कवर करेंगे. So खल्दून has been one of the very important Islamic philosophers और खल्दून की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो ये है कि it was one of the earliest sociologists, researchers, political theorists जिसने हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया. His book मुकदमा is very famous और उसके अंदर उसने ये सारी चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस किया. So first is कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. So Khaldun is the first person to systematically analyze the functioning of an economy, the importance of technology and specialization in economy. वो फॉरेन ट्रेड के अंदर इकोनॉमिक सरप्लस की क्या इंपॉर्टेंस है उसको उसने डिस्कस किया. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रॉपर और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज कैसे गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, इस चीज को उसने डिस्कस किया. फिर उसने ऑप्टिमम टैक्सेशन, मिनिमम गवर्नमेंट, इंसेंटिव्स, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों के ऊपर भी कॉन्सेप्ट्स पे काम किया. तो व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस ऑफ स्टेट, Khaldun thinks that the establishment of law and order is very important and it's the primary function of the state because it's responsible for the development of economic activities. क्योंकि अगर किसी रियासत में law and order नहीं है तो उनकी economic production भी अच्छी नहीं होगी. Enforcement of property rights के जो property की protection और private property को enforce करने के लिए laws proper बने हों, अगर disputes हों या कोई मसला हो उसके नतीजे में कोर्ट्स अवेलेबल हों और वो कोर्ट्स प्रॉपर्ली उन प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फोर्स कर सके. ट्रेड राउट्स जितनी उनको रियासत प्रोटेक्ट करे ताकि स्मगलिंग, पायरेट अटैक्स और इन चीज इस तरह ना हो, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर लोग डिसइंसेंटिवाइज होंगे बिजनेस करने से. इकोनॉमिक सरप्लस यानी इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपकी तभी इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फेवर करती हैं. He also argued that government should only take minimum amount of surplus through taxation. के over taxation के basically नहीं करनी चाहिए because over taxation होगी तो नुकसान होगा. सिर्फ इतनी taxation करनी चाहिए रियासत को जिससे security और necessary public services provide कर सके. This is something that he calls optimum taxation. He says that इतनी ज्यादा over taxation आपको कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी bureaucracy इतनी कभी expand नहीं करनी चाहिए, आर्मी इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप इतना टैक्स लगा दो अपने बिजनेसेस पे कि आपकी मार्केट सफर करना शुरू कर दे. और रियासत को हर चीज खुद नहीं करनी चाहिए, स्टेट कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, रियासत को मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए और मार्केट्स को अलाउ करने देना चाहिए कि वो चीजें किस तरीके से खुद मैनेज कर सकें. चौथी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कि पब्लिक वर्क्स जो रियासत को करने चाहिए इंपॉर्टेंट, बेसिकली रोड्स, ट्रेड सेंटर्स, वो चीजें जिनकी वजह से ट्रेड और आपकी मार्केट इफेक्टिवली फंक्शन कर सके. इसकी मॉडर्न एग्जांपल्स हमें मिलती है न्यू डील की शक्ल में, जैसे केनीजियन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फ्रेडरिक रोजवेल्ट ने पब्लिक वर्क्स बहुत ज्यादा यूएस में किए थे इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो कीन्स was a very famous economist who supported this theory, but 5 centuries before he formulated a proper formal economic theory on this, Khaldun had given the conceptual footprint, blueprint of this idea. Another aspect of this was his views on specialization and economic surplus. एडम स्मिथ ने ये बात की थी कि इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो उसने बेसिकली ये थ्योरी दी थी कि अगर एक बंदा पूरी चेयर खुद बनाता है और अगर चंद बंदे चेयर का सिर्फ एक एक पुर्जा जोड़ते हैं तो इन अ वीक वो लोग जो सिर्फ एक एक पुर्जा जोड़ते हैं हर वक्त, तो वो लोग ज्यादा चेयर्स इफेक्टिवली बना सकेंगे. ये वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जब बाद में फिर डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आया कि एक असेंबली लाइन होगी और शुरू से लेकर एंड तक उस असेंबली लाइन पे हर बंदा अपना एक स्पेशलाइज टास्क परफॉर्म कर रहा होगा और शुरू से जब एंड तक प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वो कंप्लीट हो गई होगी. तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. तो बिफोर एडम स्मिथ हैड रिटन अबाउट दिस, इसके ऊपर इब्न खल्दून ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था. खल्दून also said that countries need to specialize in what they are good at, बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी. जब इकोनॉमीज के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी फैक्ट्रीज के अंदर तो आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट कर सकते हो.
इकोनॉमिस्ट्स जनरली एक इकोनॉमी का सबसे फंडामेंटल प्रेमिस आज है वो ये कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड से डिटरमिन होती है। तो अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है वो उसकी प्राइस डिटरमिन करती है। अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज कर देगी। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम before economists created mathematical models to prove that point. Khldun had already observed that. खुल्दून की फिक्स प्राइसेस के ऊपर कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट शुड नॉट हैव फिक्स प्राइसेस, गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजंस कि मार्केट की प्राइस क्या हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थ्योरी। तो वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट प्राइसेस सेट करने लग जाएगी तो मर्चेंट्स विल बी डिसइंसेंटिवाइज्ड और बिजनेसेस कम होंगे और मार्केट की एफिशिएंसी कम होगी। इसीलिए मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस होनी चाहिए और मार्केट को खुद डिटरमिन करना चाहिए कि प्राइसेस क्या होंगी। Protection of private property rights was something that Khldun advocated very strongly, and he thought कि property rights की protection survival of civilizations के लिए बहुत important है और अगर private property rights protect नहीं होंगे तो आपके businesses के पास incentive नहीं होगा और incentive नहीं होगा तो economic activities will eventually decline. So in conclusion, जो एनालिसिस खल्दून ने किया उसके अंदर उसने इकोनॉमिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जो कि उनकी जब फॉर्मल बाद में जब उन फॉर्मली वजूद में आए और उनके मैथमेटिकल मॉडल्स बने उनसे कई साल पहले खल्दून ने उनके ऊपर डिस्कस कर चुका था। जो हमें बाद में रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई यूरोप में उनकी शक्ल में नजर आते जब प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स एडम स्मिथ ने पॉपुलराइज किए हमें तब नजर आते हैं। His policy recommendations are relevant today as they were in their time. अभी तक ये मसला चलता है कि हम कितना टैक्स करें बिजनेसेस को। कुछ कंट्रीज दे आर inclined to overtax their businesses और जिसकी वजह से ओवरऑल फिर बिजनेसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो ही इज वेरी रेलेवेंट इवन टुडे। सो ये एक ब्रॉड थ्योरी है जो कि कभी कभी ये भी पेपर में एग्जाम में आ जाया करती है। दूसरी इब्न खल्दून की जो सबसे फेमस थ्योरी है दैट्स द थ्योरी ऑफ असाबिया जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on near-peer. Today we're going to discuss the second and the most important aspect of Khldun's philosophy जिस पे almost हर दफा कोई ना कोई सवाल आ जाता है। That is Khldun's concept of असाबिया। अब असाबिया की टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? तो अगर हम बेसिक्स अगर इसके देखें तो it could loosely be translated into social solidarity। और जिस टाइम पे खुल्दून ये लिख रहा था वो बेसिकली ये ट्राइबल सोसाइटीज के यहाँ डिफरेंट ट्राइब्स चूंकि अरब वर्ल्ड में मुस्लिम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे उनके कॉन्टेक्स्ट में ये लिख रहा था। तो सोशल सॉलिडारिटी इसकी लूज ट्रांसलेशन हो सकती है। अब इसके मुताबिक दिस कुड रेफर टू ग्रुप फीलिंग, ग्रुप कॉन्शियसनेस, सोशल कोहेजन, कलेक्टिव एस्पिरेशंस, वो तमाम वो बेसिकली चीज जिसकी वजह से एक ग्रुप आपस में यूनाइट रहता है। सो दीज are the things that constitute the concept of asabiya। लेकिन अगर हम इसकी मॉडर्न रिपब्लिकनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें तो इट कुड बी ट्रांसलेटेड एज सिविक वर्च्यू। Civic is everything that is connected to society. Civic virtue is prioritizing community interest over your own self interest. तो इस कॉन्टेक्स्ट में असाबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, social solidarity for Khaldun. And Khaldun undertook this and gave this scientific theory कि how asabiya plays its role in the rise and fall of situations और एक particular pattern के through evolve करती हैं different civilizations और empires। सबसे पहले वो कहता है कि कोई let's say एक एरिया एग्जिस्ट करता है जिसमें मुख्तलिफ प्रिंसिपैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और ये एक उसके कोने पे पेरिफेरी पे एक छोटा सा ट्राइब है। लार्जर सोसाइटी में, लार्जर एम्पायर में काफी केओस है, लेकिन इस सोसाइटी एक की आपस में असाबिया बहुत स्ट्रांग है। दे आर वेरी यूनाइटेड। उनके यूनिटी की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस की वजह से उनका रूलर आकर, लीडर आकर इस पूरी एम्पायर में अपना रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। ये प्रिमिटिव लोगों की, ये ट्राइबल लोगों की असाबिया helps them establish
the rule at the center. Over time रूलर इस जगह पे फिर नेसेसरी इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड करता है, क्योंकि उसे एक्सपेंशन के लिए और पूरे खित्ते पे कब्जा करने के लिए और कॉन्क्वेस्ट करने के लिए आर्मी बनानी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ती है, प्रॉपर टैक्सेशन करनी पड़ती है. ही बिल्ड्स वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस व्हिच हेल्प्स हिम इन कॉन्करिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ कंप्लीट स्टेट. तो सबसे पहली स्टेज में आपकी एक स्ट्रॉन्ग असाबिया आती है और आपका एक बहुत अच्छा रूलर होता है जो अपने विशेष के सब्जेक्ट्स को अकोमोडेट करता है. सेकेंड स्टेज में यही असाबिया, यही सोशल कोहेजन, यही डिसिप्लिन, यही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल ग्लू जिसने इकट्ठे रखा होता है, उन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती है और रूलर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाता है पावर. इसका एक और नजरिया ये हो सकता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर उसकी जो औलाद है वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाती है और एब्सोल्यूट किंगशिप डेवलप होना शुरू हो जाती है. आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशंस जो असाबिया पे बेस करते थे, स्ट्रॉन्ग असाबिया पे, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं. सो योर ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी बिकम्स मोर inclined towards money or monetary policies, monetary incentives rather than the allegiance to the ruler. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कमजोर होना शुरू हो जाती है. तीसरी स्टेज में रूलर्स लेजर और लग्जरी को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं, लैविश स्पेंडिंग शुरू हो जाती है, सिटीज की ब्यूटिफिकेशन और रूलिंग क्लास की कंफर्ट के लिए चीजें होना शुरू हो जाती हैं. तो ये जो रेस्ट और सेल्फ इंटेलिजेंस है ये लोगों को लार्जर कम्युनिटी में की फेवर में ट्रांसलेट नहीं होती. आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट और बिकॉज जो लग्जरी है जिसको उन्होंने इतना ज्यादा बिल्ड किया उसके अंदर वो बार बार फिर गरीबों को एक्सप्लॉइट करके करते हैं और ओवर टाइम फिफ्थ स्टेज में असाबिया और सोसाइटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और लोगों रूलर जो है वो सारी रिस्पेक्ट और सारी जो सपोर्ट होती है लोगों की वो लूज कर देते हैं. एंड देन ही इज पावरलेस टू प्रोटेक्ट द सिविलाइजेशन. हेंस इवेंचुअली कोई और एरिया आता है, जैसे ये फॉर इंस्टेंस ये एरिया बी है, यहाँ की जहाँ की असाबिया स्ट्रॉन्ग है वहां से लीडर एक उभरता है क्योंकि रियासत में अब दोबारा केओस है और वो अपना रूल एस्टैब्लिश करता है. तो दिस इज हाउ दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड दैट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ असाबिया. अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमें इसकी एग्जांपल्स भी मिलती हैं. सो फॉर इंस्टेंस विद द राइज ऑफ इस्लाम फॉर इंस्टेंस, जो सबसे पहली रियासत मदीना बनती है, असाबिया बहुत स्ट्रांग होती है. फिर द फोर राइचियस कैलिफ आते हैं. कैलिफेट के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अब्बासिड्स की अपनी डिनेस्टी शुरू होती है और एम्पररशिप शुरू हो जाती है रादर देन द कैलिफेट जो कि ओरिजिनली चल रही होती है, क्योंकि शुरू में वो एक बड़ी स्ट्रांग मुस्लिम उम्मा, उनमें असाबिया बड़ी स्ट्रांग होती है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, अपने इंटरेस्ट उन्होंने सबसर्विएंट रखे होते हैं उम्मा के इंटरेस्ट से. लेकिन जब हम अब्बासिड्स के एरा में एंटर होते हैं, उमैय्यद्स के एरा में एंटर होते हैं, तो उमैय्यद्स के एरा में वो सेल्फ इंडल्जेंस, करप्शन, नेपोटिज्म और सेल्फ सर्विस ज्यादा हो गई और उम्मा के इंटरेस्ट कम हो गए, जिसकी वजह से केओस आता है. यही मिसाल हमें मुगल एम्परर्स के टाइम पे भी मिलती है कि जब बाबर और अकबर के टाइम पे वो आते हैं, उनकी असाबिया कम्युनिटी अपनी इंटरनल कोहेजन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो फिर नेसेसरी इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओवर टाइम जब औरंगजेब तक बात आती है और उसके आगे एयर्स तक बात आती है तो वो चीज बहुत वीक हो गई होती है. सो इन दैट रिस्पेक्ट खलदून इज वेरी रेलिवेंट. खलदून की सारी लेगेसी में आप वो बातें भी कोट कर सकते हैं जो हमने पिछली दफा कंक्लूजन में कोट की थी कि किस तरीके से उसने जो स्टडी की थी ह्यूमन सिविलाइजेशंस की, ह्यूमन सोसाइटीज की, दैट इज स्टिल रेलिवेंट. और वो किस तरीके से सेंचुरीज बिफोर यूरोपियंस made mathematical models of the theories that Khaldun had explored. तो in that respect, Khaldun is a very important philosopher और उसकी हर साल ही ये theory अक्सर आ जाती है. अब जो हमने अभी तक ये stages डिस्कस किए हैं, अगर आप इसको briefly एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बना लें तो that would be even better. तो आप उस प्रोसेस को एक्सप्लोर तो करें, उसको डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन तो करें, मगर उसके साथ साथ इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए भी एक्सप्लेन कर दें. I hope you guys enjoyed the lecture. I'll see you guys next time. Hello everyone. Today we're going to cover yet another important Muslim philosopher who is Al-Farabi. Or Al-Farabi is a very important Muslim philosopher from the Golden Age. और जैसे कि इस larger ideologies, इस्लाम और उसके context में वो बात करता है, is focus on political virtue. The Virtuous City, The Principles of Virtuous City, I think is the full name of the book. और ये बेसिकली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन करेंगे. सो सबसे पहले तो
जिस कॉन्टेक्स्ट में अल-फराबी लिख रहा था। तो इस्लामिक एम्पायर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड की इन 7th and 8th सेंचुरी, जिसकी वजह से एक बहुत फ्लरिशिंग कल्चर डेवलप हुआ जिसको हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली स्पेन पे भी मुसलमानों की हुकूमत आई। लाइब्रेरीज डेवलप हुई, अ कल्चर ऑफ लर्निंग, आर्ट्स, लिटरेचर, ओपन डिस्कशन स्टार्टेड टू डेवलप। ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को और थिंकर्स को प्रोटेक्ट किया गया और उसको ट्रांसलेट किया गया और उस पर बिल्ड किया गया इस टाइम के अंदर। Baghdad particularly became the center of learning in this era, and Al-Farabi built his reputation of being a very important philosopher and commentator on Greek philosopher, particularly Aristotle and Plato. तो सबसे पहले कि इन्फ्लुएंस किन चीजों ने इन्फ्लुएंस किया अल-फराबी की थॉट्स को, तो अरिस्टोटल की तरह अल-फराबी ने भी इस बात पे यकीन था कि सिटी स्टेट बहुत ज़रूरी है, स्टेट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इंसान का एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और उसने बेसिकली बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए कि अगर सिटी स्टेट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेशन स्टेट्स, एम्पायर्स और ग्लोबल स्टेट भी अगर बनती है तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इन्फ्लुएंस दैट ही गॉट फ्रॉम एरिस्टोटल, बट द फिलोसोफर दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम द मोस्ट वाज एरिस्टोटल्स टीचर प्लेटो। प्लेटो ने जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, व्हिच यू कैन रेफर बैक टू इन अर्लियर लेक्चर्स, उसको यूज करते हुए और उसके कॉन्सेप्ट्स को इस्लामाइज करके बेसिकली अल-फराबी ने अपनी पूरी थ्योरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की। However, the only difference that Farabi has from Plato is that जो प्लेटो का आइडियल रूलर है वो वर्चुअस है और वो डेवलप करता है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जरिए ही रीचेस टू द कंक्लूजन के moral reasoning के जरिए becomes the ideal ruler and philosopher. Through moral reasoning and abstract reasoning वो अपने rational part को dominate करवाता है on the other two parts. जबकि फराबी के नजदीक जो उसका ideal ruler है, he receives divine wisdom और वो spiritually guided होता है God की तरफ से. So just as philosopher considered Plato considered philosopher to be the ideal ruler, Farabi called him the philosopher prophet और सिंपली एन इमाम। और फराबी जिस आइडियल स्टेट की बात करता है, जिस तरह आइडियल स्टेट एक प्लेटो की है, उस तरह फराबी की एक वर्चुअस सिटी है। बट फराबी एडमिट्स दैट दिस इज अ पॉलिटिकल यूटोपिया और ये कभी भी रियल वर्ल्ड में मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं हो सकती। इसीलिए इसी तरह उसने चूंकि एरिस्टोटल से भी इंस्पायर्ड था तो उसने रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन की। सो द टाइप्स ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू फराबी आर टू फोल्ड. First are the perfect virtuous city and the second are the imperfect cities. In a perfect virtuous city, which is a political utopia, it's ruled by an imam. In this state, spiritual needs are met, ethical development happens and citizens achieve true happiness. लेकिन ये एक political utopia है. Real world में imperfect cities exist करती हैं, which are four types. The first are the ignorant city, the second mistaken, the fourth perverted, and last is the faulty city. Imperfect cities, ignorant cities वो cities हैं जहां पर लोग अपनी हैप्पीनेस को इक्वेट करते हैं अपनी मटेरियल वेल्थ से। यहाँ के लोगों को सच्ची खुशी, हैप्पीनेस और गोल ऑफ लाइफ का पता ही नहीं है। अगर इन्हें एक सही इमाम, एक राइटली गाइडेड कैलिफ, राइटली गाइडेड इमाम, स्पिरिचुअल लीडर भेज भी दिया जाए इनको हुकूमत करने के लिए, तो भी ये लोग सही नहीं हो सकते। Hence the ignorant city. The second is the mistaken or the wicked city. They have their views of a virtuous city, that is to say that they want their ethical development. वो mind में तो चाहते हैं कि ethical development हो, model जिंदगी गुजारें, लेकिन they have the actions of the mistaken city. वो actions जो हैं इनके वो उस चीज को reflect नहीं करते. The third is the perverted city, जिनके views भी virtuous city से different है और actions भी, in the sense that they want to engage in morally deranged activities और वो गलत immoral activities में indulge करना चाहते हैं. The fourth is the faulty city. Faulty city का जो ruler है वो एक धोखेबाज आदमी है. He pretends that he receives divine revelation, लेकिन वो ये सिर्फ अपनी political ends के लिए use करता है. He does not actually receive any divine revelation. और ये faulty city गलत जजमेंट की वजह से, क्योंकि उनका रूलर गलत है, इसीलिए ये लोग गलत पाथ पे चले गए हैं, वरना इनके व्यूज वर्चुअस सिटी वाले होने थे.
जो इग्नोरेंट सिटी है जो हमने सबसे पहले डिस्कस की है, उसकी वो फर्दर क्लासिफिकेशन 6 स्टेट्स में करता है। द फर्स्ट इज द सिटी ऑफ नेसेसिटी। कहता है ये वो स्टेट्स हैं, वो ऐसी रियासतें हैं कि जहां पर सिर्फ जरूरत की बुनियाद पर लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं बेसिक लेवल चीजों की, जैसे फूड, शेल्टर और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए। इससे ऊपर अपनी एथिकल डेवलपमेंट में, लार्जर गोल्स में अपने आप को वर्चुअस सिटी में कन्वर्ट करने की डिजायर नहीं रखते। द सेकंड इज द सिटी ऑफ वेल्थ एंड रिचेस, and wealth in these cities is the sole aim of life, or everything is connected to attainment of wealth. The third is city of depravity and baseness. यहाँ पर जो इंसान के bodily pleasures हैं उनको attain करने की कोशिश की जाती है और maximize करने की कोशिश की जाती है. Fourth is the city of honor. ये वो रियासत है कि जहाँ पर distinction, fame, glory, warriorship, bravery, इन चीजों को focus किया जाता है. So for instance, Sparta could be a good example of this. The fifth is the city of power, कि जहां पर लोगों का ऑब्जेक्टिव और एम डोमिनेट करना है दूसरे लोगों के ऊपर और दूसरी रियासतों पे. And the last is democratic city, and democratic का लफ्ज unlike how we use in the modern world, फराबी uses it in pejorative sense और negative connotation में यूज करता है कि ऐसी रियासत जहां पे इंसान के पैशन पे, इंसान की डिजायर्स पे, उसकी आजादी पे बिल्कुल कोई कदर ना हो, उसको वो डेमोक्रेटिक सिटी कहते हैं. तो ये उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट थीरी थी. अब इसकी लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी लेगेसी ये है कि आज के दौर में हमें ईरान की मिसाल मिलती है कि जहां पर विलायत फ़की का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. इन दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग दैट आई विल अटैच अनदर डॉक्यूमेंट विद इट कि इससे क्या मुराद है, बट समराइजिंग इट व्हिच इज के एक फकी की, एक ज्यूरिस्ट की रूलरशिप होनी चाहिए. सो इन द शिया थियोलॉजी डॉक्ट्रिन, सिंस 12th इमाम, जो 12वें इमाम है, वो पर्दा गैबत में है. तो जब तक वो पर्दा गैबत में है, क्योंकि अगर वो अपना उनका ज़हूर हो जाए तो वो रूल करेंगे, लेकिन जब तक उनका ज़हूर नहीं होता तब तक उनकी एब्सेंस में एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर इन वन फिगर चाहिए. वो एक ज्यूरिस्ट हो सकता है, ज्यूरिस्ट फकी, और उस फकी की लीडरशिप में हुकूमत होनी चाहिए. तो जो ईरान का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर है, जो जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी उन्होंने 1979 की रेवोल्यूशन लाए और वो फिर सुप्रीम लीडर का ऑफिस बना, और जैसे अब अली ख़मीनी उस पे हैं, तो वो उसी रहबर और विलायत फ़की के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है. इसकी हमें रेफरेंस मिलता है कि जो हुकूमत इस्लामी, विलायत फ़की, इस्लामिक गवर्नेंट, ये जो किताब है रूहुल्लाह ख़मीनी की, उसके अंदर उन्होंने इस पूरे चीज का तज़किरा किया है, और ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है अल-फराबी के कॉन्सेप्ट से जो उन्होंने इमाम का कॉन्सेप्ट दिया था. इसके अलावा देयर आर वेरी फ्यू इजी थिंग्स के उस जो इमाम है, जो लीडर होगा, स्पिरिचुअल लीडर, राइटली गाइडेड लीडर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच आर वेरी सिंपल, विच आई एम गोइंग टू अटैच एंड लिस्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दीज आर वेरी सिंपल, लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी ताकि वो वॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर कर सके. ही शुड बी एलोक्वेंट, ही शुड बी ओपन टू लर्निंग, he should be empathetic, he should not seek bodily pleasures. तो ये बिल्कुल सिंपल कुछ 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, which you are going to add in this theory. तो इसके जरिए आपकी ये पूरी फराबी की जो है वो कवर हो जाएगी. If possible, I would recommend you guys to make a chart of this as well. So for instance के रियासत को अगर आप करें तो परफेक्ट सिटीज और वर्चुअस सिटीज. वर्चुअस सिटीज में आगे जितनी भी हैं उनके अंदर से फिर इग्नोरेंट सिटी की आगे से क्लासिफिकेशन, to make a complete flow chart of this. So this was all from my side on Al-Farabi. I hope you guys enjoyed the lecture. I'll see you guys next time.